Hi friends, welcome on Yourpedia, and as you know Yourpedia is the platform which is mentoring you for HPCL एग्ज़ाम। और HPCL का एग्ज़ाम आने वाला है तुम्हारा अगस्त में एंड आई थिंक 18 अगस्त का डेट है शायद HPCL का एग्ज़ाम का। एक मंथ है जो सफिशिएंट है मेरे को लगता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। HPCL में 85 क्वेश्चन का टेक्निकल पेपर आता है और उस 85 में से 15 नंबर के क्वेश्चन वो हैं जो नए एडेड टॉपिक हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में से उठाए गए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो आपके प्रीलिम के टॉपिक्स हैं वो उठाए गए हैं। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस। ये टॉपिक हैं फ्रेंड्स जो आपके HPCL में नए एडिशनल टॉपिक हैं और योरपीडिया ये टॉपिक्स आपको करवा रहा है। इनका सारे का सारा आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो क्वालिटी से रिलेटेड है। और पिछली बार HPCL के क्वेश्चन में एक क्वालिटी टूल, क्वालिटी कंट्रोल टूल एक टर्म है। क्वालिटी कंट्रोल टूल चेक करना कि क्वालिटी किसी चीज़ में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में है या नहीं। तो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं, 7 टूल हैं क्वालिटी कंट्रोल टूल। उसमें से क्वेश्चन आया था, उसमें एक टूल ग्राफ भी होता है। कई बार वो ग्राफ को टूल लेता है, कई बार वो ग्राफ को बाहर रखता है, लेकिन उसमें गैंट चार्ट में से क्वेश्चन आया था। देयर वाज वन क्वेश्चन इन फ्रॉम द गैंट चार्ट। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्वालिटी कंट्रोल टूल में से है HPCL का। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। क्वालिटी कंट्रोल 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल होते हैं। ग्राफ्स को कई बार उसमें से अलग रख लिया जाता है कि ग्राफ्स उसी का पार्ट होता है या ग्राफ उसका अलग पार्ट होता है। नंबरिंग में हम नहीं जाएंगे लेकिन ग्राफ्स को भी हम कर लेंगे। तो वो कौन से हैं 7 टूल? पहले तो उनके नाम, कॉज इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। ये फिश की तरह दिखती है। कॉज इफेक्ट, इफेक्ट से हम उसका कॉज निकालते हैं, देखते हैं उसका कारण क्या है। तो बेसिकली इसको फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं, इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। चेक शीट जिसमें हम चेक करते हैं 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 2 3 4 ऐसे चेक करते हैं। पेरेटो चार्ट होता है, 80-20 रूल बाद में डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की आ रही है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो हाईएस्ट 60% बच्चों के नंबर 40 से 50 के बीच में आए हैं, 10% बच्चों के 80 से ऊपर नंबर, ऐसे हिस्टोग्राम। कंट्रोल चार्ट अपर लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट और उसी के बीच में वेरी कर रही है, कंट्रोल चार्ट होता है। स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट, कई बार फ्लो चार्ट को वो ग्राफ का ही पार्ट मान लेता है, जैसे गैंट चार्ट, बार चार्ट, ये सब फ्लो चार्ट को बोलता है कि वो भी एक उसी का पार्ट है। तो कई जगह फ्लो चार्ट लिखा होता है, कई जगह वो आपका ग्राफ लिखा होता है। तो ये टूल है फ्रेंड्स हमारे क्वालिटी कंट्रोल टूल। क्वालिटी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो विद इन एक्सेप्टेड लिमिट है कि नहीं। और ये 7 जो टूल हैं ये मैनेजमेंट के क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं, बहुत ही कॉमन टूल हैं और इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं सो दैट हम क्वालिटी को बेसिकली कंट्रोल भी कर सकें और एश्योर भी कर सकें। 2 टर्म्स हैं फ्रेंड, एक क्वालिटी कंट्रोल, एक क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल होता है कि डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, कि डिफेक्ट ना हो किसी चीज़ का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई चीज़ बनाना स्टार्ट किया है, उसकी डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं, आपने शाफ्ट बनाया जिसका डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं। अब अगर शाफ्ट का जो साइज है वो अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर निकल जाए तो वो डिफेक्टेड पीस होगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि हमारी सारी प्रोसेस इतनी फूल प्रूफ हो जाए, सारी प्रोसेस इतनी सही हो जाए कि डिफेक्ट प्रोड्यूस ही ना हो। तो क्वालिटी कंट्रोल का नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी एश्योरेंस। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं। स्टार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल से। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना और उस डिफेक्ट को फिर निकाल देना, ये उसका मीनिंग है। तो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं। और हम जानते हैं कि क्वालिटी जो टर्म है और क्वालिटी से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो जापान में हुआ है, जापान एज अ कंट्री में हुआ है। और जिन स्कॉलर्स ने क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया उनको क्वालिटी गुरु बोलते हैं। और वो बेसिकली क्वालिटी गुरु जो है वो आपके कुछ नाम आते हैं, जैसे डेमिंग्स, जुरान, ये एडवर्ड, ऐसे जो नाम हैं क्वालिटी कंट्रोल गुरु से रिलेटेड हैं, जैसे इशिकावा वगैरह। HPCL के एग्जाम में मेरे को नहीं लगता क्वालिटी गुरु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना समझ लेना कि जापान इज़ द कंट्री जहाँ से मेजॉरिटी क्वालिटी कंट्रोल का काम हुआ है। और आज जब हम बात करते हैं कि साहब
काइजन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिक्स सिग्मा, ये सारी की सारी टर्म्स आप देखोगे कि जापानीज इंडस्ट्री से निकली हुई हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल टूल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे पेरेटो डायग्राम, 80-20 रूल, फिर ग्राफ आते हैं, चेक शीट्स आती हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, ये सारे के सारे आपके जो टूल हैं ये क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं। क्यों यूज़ करना है इनको, पर्पस क्या है इनका क्वालिटी कंट्रोल टूल का? पहली बात कि हम डिफेक्ट निकालें, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग तभी की जाता है जब कोई डिफेक्ट है, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उसको सॉल्व करोगे, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग, you will use these tools and identify, okay, this is the reason. Cause effect diagram, the effect is fault, effect is error. मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, वो कॉज है, सॉरी वो इफेक्ट है, डिफेक्ट इज इफेक्ट एंड कॉज ऑफ दैट आई वांट टू फाइंड आउट सो दैट डिफेक्ट डज नॉट अराइज. सो इवेंचुअली आई वांट टू फाइंड आउट द रीजन, ट्रबल शूटिंग. I want to improve the process and the quality of the product. I want to identify the key issues. I want to find out where is the fluctuation coming so that future defects could be identified. I want to help my organization so that defected pieces are not coming out. So, what question can be framed from this? The question can be, what is the reason or what is the significance or what is the application of quality control tools, why they are used. तो यहीं से कुछ उठा के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा एंड आपको पता होना चाहिए उसका रीजन है क्या. याद कर लो इनको, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स: फ्लो चार्ट, चेक शीट, फिशबोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम, पेरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम. ग्राफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. ग्राफ में बार डायग्राम, लाइन चार्ट, you know, this Gantt chart are the part of graphs. Now one diagram and what is the significance. एक फ्लो कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टूल को मैं डिस्कस करूंगा, उसमें जो रेड लाइन से लिखा हुआ है, whatever is written with the red, that is very very important. You should mark it important. Flow chart is used to show how the work flows, how the work in an organization is flowing. What is the process for that? When I know how the work is flowing, I can identify the bottleneck. Where is the problem? Where is the constraint? Where is the bottleneck? कहाँ काम रुक रहा है? If I know where is the how the work flow, I can identify that this is the problem. यहाँ पे work रुक जा रहा है, flow होने से रुक जा रहा है. तो I can identify the change in my process. So this is a visual representation of entire process that can tell me which activities are already complete, what is the sequence, where is the trouble, where is the limitation, that everything. He has given you one example through children coming for particular, some activity. Parent children arrive, there is a sign in desk, you will sign in there, name of the child will be written. So you will say whether he is a new child, if yes, whether he has been given the name, have you taken this information. The moment you write everything in the flow form, you will identify where the problem is coming. So this flow chart helps you to understand where the issue actually is, how the work is flowing, where is the bottleneck coming, where is the constraint coming. So अगर आपको पता लगे कि this is how the work is flowing, यहाँ पे बहुत ज़्यादा congestion है, maybe you can reduce the congestion there, or maybe you can find the solution to some of the problems. Check sheet. It is related with collection of the data. One word at least you should know with one tool. Collection of the data. How many number of times a certain thing is happening? How many number of times particular thing is happening? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Whenever the red light will blink, that is one event. आपने उसको नोट कर लेना. अगर वो 3 बार ब्लिंक कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर वो 7 बार ब्लिंक कर रहा है तो गलत है. The moment it blinks 7 times, how many times it is blinking? You will note down that number.
Like somebody is asking a question, asking one or two questions is okay. Lot of time is asking a question, then it can be troublesome for you. So how many times certain event is happening, that is called checklist. Every day you have to clean the room twice. 1, 2. One particular day you saw that he has cleaned that room 4 times. 1, 2, 3, 4. Why? Why 4 times? Why 0? That kind of thing. Can you see the frequency? Okay, I can identify. What is the reason? I mean, okay, this is okay. Very less here. What is the reason? Why very less here? Okay, you are happening. What is Tuesday and Wednesday? Why the difference? You see, on the Tuesday you are doing this event so many times, in the Wednesday so less time. What is the reason for that? So that goes on, that happens. Cause effect diagram, fish bone diagram. If I give you the reason, effect, the ultimate output, can you find out what is the reason for this? I failed in the exam. Okay, that is effect. Why you failed? What is the reason? I was not having good quality material, I was not having time, I was not having teacher, I could not study. There can be so many causes. So find the cause. Go to the root cause, so that next time this effect is not produced. Effect may be a problem, effect may be error, effect may be deficiency. तो अगर तुम्हारे पास कोई फेलियर आ गया या तुम्हारे पास कोई डेफिशिएंसी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका कॉज फाइंड आउट करो, रूट कॉज फाइंड आउट करो उसका. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. हेड ऑफ द फिश इज अ प्रॉब्लम. सो कॉज इफेक्ट डायग्राम में, फिश बोन डायग्राम में, हेड ऑफ द फिश इज अ प्रॉब्लम. फिश का जो सिर है वो प्रॉब्लम है, और उसकी जो बोन्स एंड स्पाइन्स हैं, द स्पाइन्स ऑफ द फिश, दे आर द कॉजेस. और आपने कॉजेज फाइंड आउट करनी है, और आप इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो. यू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द रीजन. ये देखो डायग्राम ध्यान से. दिस इज द प्रॉब्लम और इफेक्ट. हेड ऑफ द फिश, फिश का सिर. पीछे चलते जाओ तो कॉज. व्हाट इज द कॉज? व्हाट इज द रूट कॉज? सब कॉज, रूट कॉज. रूट कॉज होता है एंड में जाके. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज, टर्शरी कॉज, व्हाट कैन बी द. तो जितनी डिटेल में तुम इसका कॉज फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट टाइम यू कैन अवॉइड द प्रॉब्लम फ्रॉम कमिंग, इफेक्ट फ्रॉम कमिंग. दिस इज कॉल्ड रूट कॉज डायग्राम, फिश बोन डायग्राम और रूट कॉज डायग्राम. दिस इज कॉल्ड पेरेटो चार्ट. ये बार ग्राफ होता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी टू स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग. It arranges the items in order of magnitude of their contribution. Pareto chart. ये आइडिया सारा कहां से आया Pareto चार्ट का? It is also called 80-20 rule. Pareto was a person who was from Italy, economist. Italian economist. He found that 80-20 rule works in the nature. क्या 80-20 rule? पूरी दुनिया की जो 80% वेल्थ है, पूरी दुनिया की जो सारी वेल्थ है, मेजॉरिटी 80% वेल्थ इन 20% लोगों के पास है. 20% वेल्थ बाकी 80% लोगों में बटी हुई है. 20% स्टूडेंट्स आर गेटिंग 80% स्कोर, 80% स्टूडेंट्स आर गेटिंग लेस स्कोर, समथिंग लाइक दैट. तो ये 80-20 रूल है कि 20% लोग 80% रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. 80-20 रूल. 20% of the items which you are purchasing are costing 80% of the resource. घर में 20% ऐसी चीजें हैं जिनका ओवरऑल कॉस्ट 80% होगी टोटल कॉस्ट की. ABC analysis is there. A item, B item, C item. A item is very costly, B item, C item is very cheap. 80% items are cheap and only costing 20%. 80-20% रूल बोलते हैं इसको. Pareto analysis ये है. Pareto is a chart which can be represented by bar, line graph or something like that, and it can be cumulative total is represented by a line. इससे तुम्हें ये पता लगता है कि where you have to give the focus. Who are the contributor? 80% of the pollution in the world is by 20% of the countries, something like that.
80% of the population of the world is in 20% of the countries, something like that. I mean roughly. Pareto analysis और 80-20 रूल ये बोलता है। ये देखो, जब क्यूमुलेटिव ऐड करेंगे तो इस तरीके से ऐड होता जाएगा 20%, देन यू कीप ऑन एडिंग, तो वो ऐड होता चला जाएगा, क्यूमुलेटिव नंबर बढ़ता चला जाएगा। 100% तक जाते जाते वो ऐसे ऐड होगा। 20% लोगों के पास 80% चीज होगी एंड रेस्ट 20% आपकी कम लोगों के पास होगी। देखो सी, दिस इज 80%, दिस इज रेस्ट 20%. How many things together are giving 20% and how many things together are giving 80%? So these 80% people together are giving you 20% of the things, and these 80% things are got by 20% of the people, something like that. इसको Pareto analysis बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी भी तुम देखते जाओ। कंट्रोल चार्ट, control chart is like there is upper control limit, there is a lower control limit, there is a average point. You will put a limit, upper limit and lower limit for some phenomena, and your output should be between this. अगर output उसके beyond चली गई तो वो आपका defected piece है। This all is acceptable, but suppose आपकी value इससे shoot कर जाए, यहाँ पे आ जाए, this is defected item. If it crosses your upper or lower limit, it is defected items. This is called control limit. मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। These are called run charts also. Control charts are also called run chart. Now what is histogram? These are bar charts and the data is arranged in the form of bar charts, and this shows some kind of pattern. So entire data is divided in particular ranges. These are also called frequency charts. And histogram displays the variation in the process. So there are certain data which you have to arrange in particular groups. Let me give you example. There is a class of 100 students. उनके marks को मैंने show करना है. Class of 100 students and I want to show the marks of the students in the class. I divide that entire in groups. 0 to 10 marks, 10 to 20 marks, 20 to 30 marks, so 10 groups मैंने बना दिए। या entire class is 100 students class, the marks of that I divided into particular groups. 0 to 20 marks, 40, 60, 80, 100. I divided all the marks into 5 groups. 0 to 20 marks, how many students got 0 to 20 marks? 10 students. Okay. How many students got marks from 20 to 40? Let's say 30 students. How many students got marks from 40 to 50? Let's say 40 students. Similarly, this graph will be plotted and you will find that students getting very low marks or very high marks will be less. Somewhere in the average they will be very high. Histogram. I divided entire group into, entire lot into couple of ranges और वो रेंज इक्वल होती है 0 से 20 मार्क्स, 20 से 40, 40 से 60 इक्वल रेंज के मैंने फिर बच्चों को उसमें डाल दिया। फ्रीक्वेंसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ डाटा, ये जो मैं आपको बता रहा था 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको किसी में भी डाल सकते हैं। जैसे फ़ोन कॉल्स, तो जो फ़ोन कॉल आई ज़्यादा सर्विस टाइम में आई, ऑफिस आवर्स में आई, वेबसाइट एड्रेस के लिए आई, किसके लिए आई फ़ोन कॉल्स, आई कैन डिवाइड दैट इनटू डाटा।
Scatter diagram. Now, what is scatter diagram? Scatter diagram is there are some variable, input and output variable, and you draw a diagram between input and output, and correlation बनाने की try करते हो आप. Just suppose I say performance in terms of, let us say, numbers of hours of studies. मैं कितने घंटे पर दिन पढ़ रहा हूँ, per day how many hours I am studying. That is the output. Input is temperature of that particular day. Temperature 35 degree centigrade, 37 degree centigrade, 40 degree centigrade, 45 degree. जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही. So I will draw a graph between output, hours of studies, temperature of the day, and I am trying to make a correlation कि जैसे से temperature of the day is increasing, my study hours are decreasing. Temperature of the day and time study hours. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे स्टडी आवर्स कम हो रहे हैं. अगर टेम्परेचर 25 है, आई एम रीडिंग 6 आवर्स. टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं 1 ही घंटा पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को गर्मी लग रही है. आई एम गिविंग एग्जाम्पल. सो बेसिकली कोरिलेशन बनाते हो तुम, लेकिन डाटा आप पहले कलेक्ट करते हो. जैसे ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. माई टेकिंग बाथ, नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेकिंग बाथ एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आई एम टेकिंग बाथ मोर फ्रिक्वेंटली. नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेकिंग बाथ एंड टेम्परेचर ऑफ द डे. तो स्कैटर डायग्राम से आपको एक कोरिलेशन का पता चलता है. ये कुछ और इंफॉर्मेशन. क्या सिग्निफिकेंस है क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का, इसको एक बार पढ़ लेना आप सारा. क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का क्या बेनिफिट होता है. और फ्रेंड्स एक आप और जानते हैं, एक 6 सिग्मा एक टर्म होती है जो नंबर ऑफ डिफेक्ट से रिलेटेड है. अगर आप ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स को यूज करोगे तो आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी कम होता है. और जो लीन 6 सिग्मा का टर्म्स हैं, DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल टूल्स आपको उसमें हेल्प करते हैं. तो ये आपका 6 सिग्मा, लीन 6 सिग्मा और क्वालिटी कंट्रोल टूल का रिलेशन. ग्राफ होते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड ग्राफ. एग्जाम्पल बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, गैंट चार्ट, रडार चार्ट, बैंड ग्राफ. इसमें बार, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ तो आपने देखा. गैंट चार्ट बेसिकली शेड्यूलिंग के लिए होता है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. गैंट चार्ट, गैंट चार्ट एक बार चार्ट की तरह से दिखता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल होता है जिसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ आप शो करते हो. एक्स एक्सिस पे यू शो द हाउ द टाइम इज फ्लोइंग, व्हाट इज द ड्यूरेशन. वाई एक्सिस पे यू शो व्हाट इज द टास्क टू बी डन and the project schedule, after how many days or how many months particular task will be completed. Vertical axis and horizontal axis. Task is on the vertical axis, time is on the horizontal axis. There is a starting and finish date of the particular time, and you divide entire work into particular groups. That is called work breakdown structure. Typical diagram of Gantt chart. So duration is on x-axis and the task is on y-axis. Go for some question, friends. Brainstorming is done to find out the reason of some particular cause. Lot of discussion, that is fishbone diagram, cause effect diagram, Ishikawa diagram. So this is the Ishikawa or fishbone diagram. Right, major causes of the problem are identified like that.
If you want to find out the frequency of occurrence of particular defect, how can it be done? Frequency of occurrence of particular defect, check sheet. Frequency, how many times something is repeating, that is called frequency. check sheet से होता है वो. Frequency of occurrence of particular event, that is the check sheet. But how do you arrange the frequency as a variation? Frequency chart, histogram, display of how much variation exists in a process. Frequency of the data point is arranged in particular range through a bar. So width of a bar is a range and उसकी frequency y axis, x axis is the width of the bar जिस बच्चे के मार्क्स 0 से 20 के बीच में है. So 0 to 20 marks, 20 to 40 marks, 40 to 60 marks, that is the width of the bar. How many students? Frequency, number of students, that is y axis. Frequency of occurrence of event, that is checklist. Checklist और histogram में confuse नहीं होना. लाइन एंड बार चार्ट दोनों, दैट इज पैरेटो चार्ट. लाइन चार्ट भी होता है वो, बार चार्ट भी होता है. क्यूमुलेटिव इज अ लाइन चार्ट. लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी टू द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव एक लाइन से शो करते हो तुम. स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन दिखाता है. तो फ्रेंड्स आपके एचपीसीएल में मेरे को नहीं लगता है बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए. सिंपल क्वेश्चन आते हैं एचपीसीएल एग्जाम में, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन तुम्हें सारा सिलेबस कर लिया हो तो सिलेबस वास्ट दिखेगा तुम्हें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी डेप्थ तक आपको उस सिलेबस को करना है. अगर आपको डेप्थ पता है देन देयर इज नो ट्रबल, यू कैन इजीली डू दैट. सो जस्ट गो टू दैट एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन solve those particular questions, right? Thank you.